हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभाष देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 11 का बायोलॉजी में पिछले 2 वीडियो में हम लोग सेल के विषय में पढ़ रहे थे। सेल क्यों पढ़ रहे थे ये भी बताए थे, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। शरीर चाहे पौधे का हुआ, चाहे मनुष्य का हुआ, चाहे किसी प्राणी का हुआ, अगर वह बना है तो कोशिकाओं से मिलकर के ही बना है। इसलिए कोशिका को पढ़ना थोड़ा सा सबसे पहले जरूरी हो जाता है। आप वैसे आपके चैप्टर में सिलेबस में पहला जो चैप्टर है लिविंग वर्ड, तो उसको और क्लासिफिकेशन को एक साथ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद तो पहले सेल को जान लेंगे तो फिर उसको पढ़ने में थोड़ी सी हमको आसानी होगी। इसलिए सेल हम लोग शुरू किए थे। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल की खोज किसने की थी, सेल के सिद्धांत को किसने दिया था, फिर सेल सिद्धांत को व्याख्या किसने की थी, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल कितने प्रकार का है, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, 2 प्रकार की कोशिकाओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बाद जो अगर बायोलॉजी में देखेंगे तो वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र 2 चीज़ें पढ़नी है। तो वनस्पति में पेड़ पौधों के विषय में, प्राणी में प्राणियों के विषय में। तो जो मनुष्य की कोशिका है कुछ अलग है और वनस्पतियों की जो कोशिका है अलग है। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड किया था सेल को 2 भागों में, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो कुल मिला के हमने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन चारों के विषय में विस्तृत अध्ययन टेबल के माध्यम से हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हमको क्या है, जानना है क्या कि इस जो स्ट्रक्चर होता है, जो ये बेसिक संरचना होती है, वो संरचना कैसी होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अच्छा 11 बायोलॉजी का एक तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की संरचना कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको एक प्रोकैरियोटिक सेल को भी देखना होगा, यूकैरियोटिक सेल को भी देखना होगा। अब यूकैरियोट्स में एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल को भी देखना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स में एनिमल और प्लांट दोनों को। तो प्रोकैरियोट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना देखिएगा। फिगर बनाने से पहले आप लोगों को बता देंगे कि फिगर आप लोग हमारे साथ ही साथ बनाते चलिएगा, या फिर जैसी सुविधा होगी फिगर बन जाएगा तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, नोट्स में अपने नोट उतार लीजिएगा। यह एक बैक्टीरियल सेल है। ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में आपका ये जो सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये सेल वॉल है। ये बाहर वाला लेयर सेल वॉल है। ये अंदर की लेयर है।
सेल वॉल के अंदर वाले लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन से, जो कि बैक्टीरियल सेल है, इसमें फ्लैजिलम निकले होते हैं। चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका, आदि केंद्रकीय कोशिका, यानी कि केंद्रक उस समय विकसित नहीं है। केंद्रक विकसित नहीं है तो इसमें पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है वह केंद्रक कहलाता है न्यूक्लिवाइड। उस केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिवाइड बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियाइड, या इसी को डीएनए कह सकते हैं। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियल सेल है, राइबोसोम इसमें होगा। राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा ही इसका। इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म, ये जो आप स्पेशल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चीज, ये इसका मीजोसोम है। ये मीजोसोम जैसे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो उसके तरह से ही मीजोसोम भी इसमें काम करता है बैक्टीरियल सेल में। तो ये प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, या फिर इसे बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, यह एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सेल का जो सबसे बाहरी वाला स्तर है वह क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर वाला जो स्तर है सेल मेम्ब्रेन है। यह सेल मेम्ब्रेन ही क्या होता है, मुड़ करके मीजोसोम नामक संरचना बनाता है। इसके विषय में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर इसमें न्यूक्लियस विकसित नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। राइबोसोम इसमें पाया जाता है। पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को, इसमें पाए जाने वाले अंदर समस्त द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। फ्लैजिला निकला होता है, फ्लैजिलम इसमें निकला होता है सेल वॉल से, जो इनके गठन में सहायता करता है। तो ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के विषय में। तो जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल दो तरह से, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल को देखते हैं। तो प्लांट सेल आपका हेक्सागोनल होता है। ये प्लांट सेल आपका हेक्सागोनल होता है। नीचे दिखाई देने दे, ऊपर बना देते हैं, फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं।
हेक्सागोनल होता है ये प्लांट सेल। इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है वो बाहर वाली लेयर सेल वॉल होती है। फिगर को साथ में बनाते चलिएगा तो काफी आसानी होगी आप लोगों के लिए। ये सेल वॉल जो होती है 3 लेयर होती है। डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग इसके बाद। जब कोशिकांगों के विषय में कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं तो पहले फिगर समझ लीजिए। फिगर के बाद जब हम इसकी संरचना को पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को अलग अलग हम पढ़ाएंगे। तो ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है सेल वॉल है। अंदर वाला जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है। इसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये जो ज्वाइंट है सेल वॉल 3 लेयर से बना होता है। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल 3 लेयर से बना होता है। आगे अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तृत रूप से इसका। तो ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन इनसे होते हुए साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वह जब दूसरे सेल वॉल दूसरा सेल कोई इससे जुड़ेगा तो इस मटेरियल का आदान प्रदान जो होता है वह होता है एक पोर के द्वारा। ये जो पाया जा रहा है आपका ये ज्वाइंट, ये पोर, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दूसरी चीज आती है इसमें कि जो प्लांट सेल है इसमें एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। कैसा वैक्यूल होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। इस वैक्यूल के ही पाए जाने से ये क्या है? वैक्यूल। इस वैक्यूल के पाए जाने से जो केंद्रक होता है वह केंद्रक मिडिल में न आकर के बल्कि एक किनारे पर खिसक जाता है। केंद्रक किनारे पर खिसक जाता है।
और इसी केंद्रक की जो वाल है इससे कुछ इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। जिन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में स्थित होंगे जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हैं आप। इसी न्यूक्लियस में छोटा सा न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है आपका। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अब ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में इस गोल्गी बॉडी को बोलते हैं डिप्टियोसोम। क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में इस गोल्गी बॉडी को बोलते हैं डिप्टियोसोम। और यही जब एनिमल के केस में बात करेंगे तो वहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बात करते हैं। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। जब इस पे छोटे छोटे दाने जो पाए जाते हैं, इन दानों को ही क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इस राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि प्लांट सेल है, लार्ज वैक्यूल पाया जा रहा है, भोजन बनाने के लिए, एनर्जी के लिए इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया है। चूंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में पौधे विभिन्न कलर के होते हैं, तो इनको कलर प्रदान करने के लिए प्लास्टिड भी पाए जाएंगे। प्लास्टिड भी पाए जाएंगे। ये क्या है आपका? प्लास्टिड है, यानी कि लवक भी पाए जाएंगे। न्यूक्लियस में ये जो पार्ट है आपका न्यूक्लियोलस है, इसका अपना साइटोप्लाज्म भी होगा। ये इसका
साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। तो देख रहे हैं आप प्लांट सेल को, यानी कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस बताए गए थे कि प्लांट सेल में क्या है, प्लास्टिड पाया जाता है, लवक पाया जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि कलर प्रदान करने के लिए। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत कि इसमें सेल वॉल होता है, या सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, उसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो इसमें छोटा सा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, यहाँ बीच में एक छोटा सा एक पोर होता है हल्का सा, जिसके द्वारा इसका साइटोप्लाज्म किसी दूसरे वाले सेल के पास, यानी कि जब दो सेल आपस में जुड़े हैं, सेल जो जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से सेल का अरेंजमेंट जो होता है, तो ये जो दो सेल जो आपस में ये सब जुड़ रहे हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म के बीच में जो आदान प्रदान होगा मटेरियल का, किसी भी मटेरियल मॉलिक्यूल्स का जो आदान प्रदान होगा, ये आदान प्रदान जो होता है, तो ये जो पाया जा रहा है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, इसी के द्वारा ही इनका आदान प्रदान होता है। जुड़े होते हैं मिडिल लैमेला के द्वारा, ये जुड़े होते हैं, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, देख लीजिए लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। इस वैक्यूल के पाए जाने की वजह से ही केंद्रक, जैसा कि एनिमल सेल में केंद्रक सेंटर में होता है, तो इसमें सेंटर में न होकर के इस वैक्यूल के पाए जाने के कारण किनारे खिसक आता है। तो किनारे खिसक आता है वैक्यूल के पाए जाने के कारण। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ, न्यूक्लियस के जो दीवार होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये निकला होता है आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला होता है ऐसे कुछ। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही देखिए छोटे छोटे दाने पाए जा रहे हैं, दाने के समान संरचनाएं पाए जा रही हैं। इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इस राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे। इस न्यूक्लियस में छोटा सा न्यूक्लियोलस भी होता है, फिर इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी काय जो कहते हैं, तो अगर एनिमल सेल में करेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फुल्ली डेवलप्ड एंड मैच्योर एंड फंक्शनल होता है, बट इन प्लांट सेल ये फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। इसलिए प्लांट सेल में गोल्गी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाई जाती है भोजन के निर्माण के लिए, परंतु एनिमल सेल की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम होती हैं। एक एनिमल सेल में न्यूमरस नंबर बहुत सारे होते हैं, प्लांट सेल में इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। पौधा है, कलर प्रदान करने का काम करता है, इसलिए प्लास्टिड भी पाया जाता है, प्लास्टिड भी इसमें उपस्थित होता है। कहीं कहीं बुक्स में प्लास्टिक के जगह पर डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट लिख दिया होता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। हम चूंकि एक पौधे के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण पौधे के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए प्लास्टिड हमने डायरेक्ट लिखा है। प्लास्टिड भी पाया जाता है। संपूर्ण भरे हुए द्रव्य को, जो इसमें द्रव्य भरा है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल है, जिसमें बाहरी वाली लेयर जो है सेल वॉल है और अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, इसमें पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया न पा करके मीजोसोम्स पाए जाते हैं।
ठीक, फ्लैजिला भी पाया जाता है इसमें। ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की विषय में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल यहाँ में प्लांट सेल भी आ जाएगा, एनिमल सेल भी आ जाएगा। तो फिगर जगह न रहने के कारण हमने प्लांट सेल को ही सिर्फ क्या किया, डिस्कस किया है। तो यह एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है। ये प्लांट सेल का यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोट प्लांट सेल है। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत की सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल के नीचे वाले मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक जो छिद्र होता है, छोटा सा पोर होता है, छोटा सा प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसी के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता रहता है। एक में प्लांट सेल में लार्ज वाइट्रियोल पाया जाता है। इस लार्ज वाइट्रियोल के पाए जाने के कारण ही जो केंद्रक होता है वह किनारे पर खिसक गया होता है, और किनारे पर खिसक गया होता है। तो ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके बाद इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है देख रहे हैं आप, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे दानों के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं जिन्हें राइबोसोम। अगर यह दाने की समान संरचनाएं नहीं पाई जाती तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर पाए जाते हैं तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए इसे इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। गाल्जी काय को इसमें रंग पौधा है, विभिन्न प्रकार के पौधा है तो विभिन्न रंग के होते हैं, इसलिए इसमें प्लास्टिड भी पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का प्लांट सेल यानी यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या तो फिर आप चाहें तो फिगर वीडियो को पॉज करके फिगर बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा अपने नोटबुक पर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के विषय में। एनिमल सेल के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसको ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा। आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल हो गया, और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के विषय में। एनिमल सेल के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनिमल सेल में एनिमल सेल की खासियत, एनिमल सेल का जो बाहरी वाला लेयर है इसकी जो बाहरी लेयर है एनिमल सेल की, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। केंद्रक इसमें बिल्कुल मध्य में होता है और बड़ा होता है।
केंद्रक इसमें मध्य में है और बड़ा है। इस केंद्रक से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। ये आपका केंद्रक का वाल है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस होता है। बीच में बड़ा सा ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिख लीजिए एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियोलस है। इसमें क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे जब क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे तब। इसमें भी द्रव्य पाया जाता है, इसमें भी द्रव्य पाया जाता है, भरा होता है। इसमें पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो छिद्र देख रहे हैं आप लोग, ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर है। ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? न्यूक्लियस का। ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस का है। इतने को मिलाकर न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहरी वाली लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नीचे उसके बड़ा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है और उसके न्यूक्लियस में ही क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड दो प्रकार के, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और ये जो छोटा सा छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। संपूर्ण मिलाकर के न्यूक्लियस कहते हैं। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला होता है। ये दोनों आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। अब चूंकि यह एक प्रकार का एनिमल सेल है इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि प्लांट सेल है इसलिए इसमें
सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी मौजूद होता है। एनिमल सेल है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम इसमें होता है। लाइसोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये छोटे छोटे जो दाने हैं पाए गए तो इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे अगर ये दाने पाए गए छोटे छोटे तो इन्हीं दानों को क्या कहते हैं हम लोग, राइबोसोम। इसमें भी द्रव्य पाया जाएगा। इसमें भी जो द्रव्य भरा होगा उस द्रव्य को हम लोग साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये एक प्रकार का एनिमल सेल। एनिमल सेल कैसा, यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर। एनिमल सेल सेल वॉल अनुपस्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन इसका बाहरी लेयर होता है। फिर इसमें क्या है, लार्ज वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। जब लार्ज वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे, वैक्यूल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें न्यूमेरस पाया जाता है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। तो जब वैक्यूल लार्ज नहीं पाया जा रहा है तो जो न्यूक्लियस है इसका, और न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक एकदम मध्य में पाया जाएगा। और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक की जो दीवारें होती हैं उन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर दाने की समान संरचनाएं जो पाई जाती हैं उन्हें राइबोसोम कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कई छोटे छोटे कई जगहों से कटा हुआ है, उस पोर को, उस छिद्र को न्यूक्लियोपोर कहते हैं। टोटल इसका एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। क्योंकि एनिमल सेल है इसमें मीजोसोम्स नहीं उपस्थित होकर माइटोकॉन्ड्रिया, कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल सेल है, इसमें सेंट्रियोल भी उपस्थित होता है, सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी उपस्थित होता है। लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। फिर इसमें पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका एक एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के विषय में पढ़ लिया। क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल क्या है, इनमें विभेद हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे।
फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आज हम लोगों ने देख लिया कि जो एक बैक्टीरियल सेल है वह एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, जिसे न्यूक्लियोइड कह दिए हम। फ्लैजिला पाया जाता है उसमें। यूकैरियोटिक, उसमें सेल ऑर्गेनल्स भी अनुपस्थित थे। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स अनुपस्थित थे, लेकिन यूकैरियोट्स में भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब यूकैरियोट्स में एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल को हम लोग अभी देखे हैं पीछे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो विभेद है वो क्या है कि सेल वॉल का है। जो सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल के नीचे वाला लेयर उसमें सेल मेम्ब्रेन था और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला ही लेयर है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जा रहे थे कम पाए जा रहे थे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक पाए जाएंगे। सेंट्रोसोम या सेंटेरियोल प्लांट सेल में अनुपस्थित था, इसमें सेंटेरियोल उपस्थित है। लाइसोसोम प्लांट सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु एनिमल सेल में होता ही है। राइबोसोम वहां भी पाए जा रहे थे प्लांट सेल में, यहाँ भी पाए जा रहे थे। कोशिका के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी कहते हैं, एनिमल सेल में भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दीवार, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी था, इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। बहुत बड़े वैक्यूल के पाए जाने के कारण यह न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे खिसक के आया होता है और छोटा होता है, परंतु एनिमल सेल में यह वैक्यूल छोटा होता है। वैक्यूल के छोटे होने के कारण प्लांट एनिमल सेल में केंद्रक एकदम बीच में मध्य में स्थित होता है और बड़ा होता है। केंद्रक में आपका न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, बड़ा न्यूक्लियोलस होता है, उसमें छोटा न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमैटिन थ्रेड पूर्ण रूप से विकसित होते हैं इसमें, और क्रोमैटिन थ्रेड दो प्रकार के हैं, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बीच बीच में कटा हुआ है, इस कटे हुए भाग को न्यूक्लियर पोर कहते हैं या न्यूक्लियोपोर कहते हैं। ठीक, ये संपूर्ण भाग आपका न्यूक्लियस का। तो ये टोटल आपका एनिमल सेल हो गया, वो टोटल आपका प्लांट सेल हो गया। दोनों में विभेद देख लिए आप लोग, दोनों को चित्र के माध्यम से देख लिए। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर, एक एक स्ट्रक्चर के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग अध्ययन करेंगे वो सेल वॉल है, जो प्लांट सेल में पाया जा रहा बाहरी स्तर सेल वॉल। तो संपूर्ण कोशिका को लेकर चल रहे हैं, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, संपूर्ण कोशिका को लेकर चल रहे हैं। तो उसमें बाहरी जो उसका स्तर है क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल पढ़ लेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल क्या है। ठीक, तो सेल वॉल के विषय में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें फिगर बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा कॉपी पे। थैंक्स।